गायब कर दिया हमने। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना लेट किए। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन इन प्लांट चैप्टर को पढ़ रहे थे। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम था जो हम पढ़ रहे थे। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन बताए थे आपको। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी चीज क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में क्या निकलता है, आपका एनर्जी निकलती है। दो एनर्जी निकलती है। ये पढ़ाए थे हम आपको लास्ट क्लास में, याद है आप लोगों को? यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना कैसे क्या होता है, ध्यान से समझना। ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कहां जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। ये सेल है आपकी, सपोज ये आपकी एक सेल है। सेल के अंदर कौन घुसेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सेल के अंदर घुसा। सेल के अंदर ये कौन सा पार्ट है, ये क्या कहलाता है? मान लो ये न्यूक्लियस है। हाँ ये आपका मान लो न्यूक्लियस है। तो इस जगह को क्या कहेंगे, ये बाहर वाली जगह को साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कौन पहुंचा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज घुसेगा, तो रिपीट कर रहे हैं, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो पहले कहां पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही ग्लूकोज पहुंचेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, सबसे पहली घटना होगी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाएगा। ये घटना कहां पर होगी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की घटना साइटोप्लाज्म में होगी। ये इवेंट होगा आपका साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगी। कोई दिक्कत? इसमें ग्लूकोज क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहेंगे इस प्रोसेस को। साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के नाम से। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ग्लूकोज के टुकड़े हो रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? सबको समझ में आया ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और पायरुविक एसिड बन जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है किसी को? C6H12O6। बताइए जल्दी से, फॉर्मूला को ध्यान से देखिए और बताइए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज को 6 कार्बन मॉलिक्यूल कह सकते हो। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, किसी को पता है? 3 कार्बन। वेरी गुड, जिसको पता था बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता था वो आज मालूम कर लो। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, याद रहेगा। तो बताओ 6 रुपए के नोट को 3 रुपए के नोट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने नोट मिलेंगे? मतलब एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 4। 10 ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो, हाँ डबल, हमेशा याद रखना, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, याद रहेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ये पूरी प्रोसेस कहां होती है, साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आई? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला केमिकल है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है, इसलिए एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे साइटोप्लाज्म में। इस घटना को ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। सभी को इतनी बात समझ में आ गई है अच्छे से? अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछें कि ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस में, अच्छा उसको बाद में पूछेंगे, ये ग्लाइकोलाइसिस क्या एक बार में डायरेक्ट ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाएगा क्या? क्वेश्चन ये है, ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरुविक एसिड बनेगा या बहुत सारे घटनाओं के बाद बनेगा?
बहुत सारी घटना होगा, स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट एक बार में पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, सीरीज ऑफ इवेंट होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इवेंट होंगे, और कई इवेंट के बाद फाइनल प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। समझ में आ रही बात? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, लेकिन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड डायरेक्ट नहीं बनता, बहुत सारे स्टेप के बाद बनता है, वो स्टेप को पढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक अच्छी क्लास में पढ़ना है आपको, ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ना है? समझ में आई बात? एक ओवरव्यू दे दें क्या? रिस्पायरेशन का ओवरव्यू दे दें, देख लो, ओवरव्यू देख लो, समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन एक बार ओवरव्यू देख लो। ग्लूकोज सबसे पहले आपके सेल के अंदर घुसेगा, ग्लूकोज घुसते ही क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आपके सेल के अंदर घुस के? एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बन जाएंगे। ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानेंगे। इसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है, ये पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भागेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भागेगा, ऑक्सीजन अगर मिला इसको, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला, तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लेगा? एसिटाइल को ए नाम का एक केमिकल बना लेगा। कब? अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये घटना होगी। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तब ऐसा होगा। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा कि पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, पढ़ाए थे आपको, ये सब कब बनेगा? ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरुविक एसिड से आगे जाकर क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा ना, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ऐसे कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन हुआ तो, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड सब में बनता है, चाहे एरोबिक हो तो एनारोबिक हो तो दोनों में बनता है। पायरुविक एसिड से अगर ऑक्सीजन ना मिली तो लैक्टिक एसिड और मैलिक एसिड और ये सब बन जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन मिली तो क्या बन जाएगा? एसिटाइल को ए बन जाएगा। एसिटाइल को ए अब आपका कौन सी प्रोसेस में इंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। क्रेब्स साइकिल, एक साइकिल पढ़ाएंगे आपको, साइकिल में इंटर करेगा, और इस तरह आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता जा रहा। देखो कितने स्टेप में हुआ, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, यहां से यहां तक की प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यहां से यहां तक की प्रोसेस को लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन होगी, और लिंक रिएक्शन के बाद कौन साइकिल होगी? क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे हम। आपको क्या क्या पढ़ाएंगे आज इस क्लास में? रिस्पायरेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? पहली घटना, फिर क्या पढ़ाएंगे? फिर थर्ड चीज क्या पढ़ाएंगे? क्रेब्स साइकिल। और इन तीनों रिएक्शन में, ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड बनेंगे, क्या बनेंगे? एनर्जी रिच कंपाउंड जितने भी बनेंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड जो भी बनेंगे, वो सारे के सारे एनर्जी रिच कंपाउंड अब कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां से एनर्जी मिलेगी। इतना सारा लंबा प्रोसेस है एनर्जी लेने का। रिपीट कर रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में पहला चीज क्या पढ़ना है? व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज लिंक रिएक्शन, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, और व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चार प्रोसेस पढ़ लेंगे, चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा। बस चैप्टर में इतना ही, चार चीजों को पढ़ना है। कौन कौन सी वो चार चीजें समझ में आई? थोड़ा समझ में आया? पूरा तो नहीं आया होगा, बट थोड़ा सा समझ में आया क्या? चलेगा। हाँ, पायरुविक एसिड से, हाँ ऑक्सीजन मिला तो पायरुविक एसिड से एस्टाइल को ए बनेगा, एस्टाइल को ए से बनेगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और क्रेब्स साइकिल से ग्लाइकोलाइसिस से और लिंक रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिच कंपाउंड बनेंगे, वो सारे एनर्जी रिच कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और एनर्जी मिलेगी। इस तरह हम पढ़ रहे थे, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे एक करके। तो पहला चीज हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। पूरा समझ में तो एक बार में नहीं आया होगा ये चीज, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहली घटना सोचिए, ग्लूकोज जैसे सेल के अंदर घुसेगा, कौन सी घटना होगी?
ग्लाइकोल एसिड, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। देखना अब जैसे हम चार्ट बनवा रहे हैं वैसा चार्ट बनाना है आपको। और एक चीज और, अपने घर पे बैठे बैठे ही आप जहां पर हैं जैसे हैं उस हालत में मुंह से बोलना है, ठीक है, मुंह से बोलना है। जिसके स्पीकर का प्रॉब्लम है, मुझे लौट कर आवाज आने वाली है जिसके स्पीकर से मेरी, वो अपना स्पीकर ऑफ रख कर भी बोलिए, कोई जरूरी नहीं है ऑन करके बोलिए, ठीक है। तो आपको वो चीज बोलना है, मुंह से बोलोगे याद हो जाएगा अभी के अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला बोलो ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। बोलते जाओ मुंह से, स्पीकर ऑफ करके बोल सकते हो। जिन बच्चों का माइक खराब है, जिनके आवाज लौटती है, खासतौर से भूषण तुम्हारी आवाज लौटती है, तुम स्पीकर ऑफ करके बोलना, बाकी बच्चे ऑन करके बोल सकते हो। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। फिर बोलेंगे सभी लोग, शर्म शर्म आएंगे नहीं, बोलते जाएंगे मेरे साथ, बोलिए ग्लूकोज, बोलो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मुंह से बोलो, जोर से बोलो, हाँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसके आगे पढ़ेंगे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जल्दी से शुरू से रिपीट करेंगे मेरे साथ सभी बच्चे। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अभी हम सुनेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले याद कर पाता। जो जितना अच्छे से बोलेगा फ्री माइंड से, वो उतनी जल्दी उसको याद हो जाएगा। अभी हम सुनेंगे पूरा आपसे बिना देखे, सभी बच्चों से सुनेंगे नाम ले लेके। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड का जहां एसिड हो गया तो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद हुआ? और आगे देखेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां तक समझ गए सब बच्चे? जल्दी से बोलकर दिखाइए। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड लास्ट में हुआ। पायरुविक एसिड लिखने में ज्यादा टेंशन मत ले,
अपना समझने में दिमाग ज्यादा लगाएं। स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ हम आपको चार्ट भेज देंगे। मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ, ये देखो इस तरह का हम पूरा चार्ट बना हुआ आपको भेज देंगे, बाद में टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ याद करने में फोकस करें। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। कितने स्टेप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप है। 10 सीरीज ऑफ इवेंट हुए। कितने इवेंट हुए? 10 सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए। और उसके बाद ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। आप में से जो बच्चे, सबको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट में जल्दी रिवीजन करिए। आप में से कौन सा बच्चा बिना देखे पूरा सुना सकता है? पूरा जल्दी से 1 मिनट के बाद, 1 मिनट का टाइम दिए रिवीजन करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कौन बच्चा सुना सकता है। सारे नाम जल्दी से रिवीजन करो पूरा बिना देखे। कोई बच्चा है आप में से जो बोलो। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। आप में से कोई भी बच्चा है ऐसा जो इसको पूरा सुना सके बिना देखे? एनीवन? अच्छा, बोर्ड में जितना लिखा उसको देखकर ही बता दो। चलो देखकर कौन सुना सकता है अभी? बोलो साक्ष, सुनाओ सुनाओ। कहां पर? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये। एल्डिहाइड को पढ़ेंगे, ए फॉर एल्डिहाइड। और ये लिखा है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दो अलग अलग चीज, एक एल्डिहाइड और एक एसिड है। चलो पढ़ो, कौन सुनाता है? बोलो साक्षी, सुनाओ। रेडी रहो, तुम सुनेंगे अभी। हम्म 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 इनॉल पायरुविक एसिड, इनॉल पायरुविक एसिड। हाँ, वेरी गुड। सभी बच्चे एक बार फिर से देखें। मुझे याद है तो आपको भी याद हो सकता है। देखो हम बिना देखे लिख कर दिखाते हैं आपको, आपको भी याद होना चाहिए। सभी बच्चे सुनेंगे ध्यान से। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आवाज बंद करो, किसी की आवाज फिर आने लगी मेरी में आवाज मुझे। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और लास्ट में होगा पायरुविक एसिड। ये 10 इवेंट हैं। सभी बच्चों से सुनना चाहेंगे हम अभी के अभी, फिर आगे पढ़ाएंगे। आप में से हाँ बताओ। हाँ बोला है भूषण, तुम ही सुनाओ और तुम भी सुनाओ। सुनाओ। बोलो 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 जो कभी। उसके बाद ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एसिड, फिर उसके बाद वेरी गुड। देखकर बताए बिना देखे बताए? चलो एक बार फिर से बिना देखे बताएंगे सभी बच्चे। फिर से लिखते हैं, बार बार लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। पता है आपको ये बात, रूल पता है आपको? एक बार में गॉड ने हमें पावर दिया, स्पेशल पावर दिया है हम सभी को कि एक बार में हमें चीजें याद नहीं होती। ये अच्छा पावर है या बुरा पावर है? इट इज गुड फॉर यू और बैड फॉर यू?
हमें एक बार में चीजें याद नहीं होती। ये अच्छा है चीज है या बुरा चीज है? बुरा है, मारेंगे खींच के। अगर एक बार में चीजें आपको याद हो जाती तो आप दिन भर में लाखों लोगों का हाथ चेहरा देखते, लाखों बातें दिन भर में सुनते, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, सब चीज याद हो जाएगी, तुम पागल नहीं हो जाओगे? टीवी देखोगे, टीवी में दिन भर टीवी देख लिया तो पता चला दिन भर में टीवी में लाखों बातें उसने बोली, पूरी याद हो गई तुमको, पूरा चिपकू याद हो गया। डेली का ऐसा याद होता जाएगा तो महीनों सालों। हाँ चोली। हाँ। तो इतनी बात समझ में आई? तो जल्दी से बताइएगा इसको, जल्दी से एक बार सुना दीजिए। पहला क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर हाँ, जो बच्चे देखकर बोल रहे हैं उनको बता सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो शांत हो सकते हैं। जिनको याद हो गया वो अपने से बोलेंगे, देखकर वाले नहीं बोलेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर बोलो, किसी को याद है तो फिर पढ़ो, फिर बोलो नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट बोलो। इसके बाद बोलो 2 फॉस्फोग्लिसरिक। इसके बाद बोलो और लास्ट बोलो। समझ में आ गया? सभी को याद हुआ? अगर हो गया है तो भैया देखिए जल्दी से कॉपी पे अपने नोट डाउन कर दिखाइए सभी बच्चे। एक बार बिल्कुल नोट करिए फटाफट 1 मिनट के अंदर, पूरा चीज बिना देखे, देख कर नहीं, चेक करने के लिए भले देख लेना, लेकिन जल्दी से बिना देखे लिखो। सबको देख के देखो कितना आ रहा है आपको, बिना देखे लिखना सब बच्चे। एक बार जल्दी से लिखो कॉपी पे, ऐसे ही शॉर्टकट लिखना, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी लिख के देखो कितने लोग को याद आ रहा है। लिख लिए सब बच्चे? सभी बच्चों का हो गया? जल्दी से बताइए अगर हो गया तो हम आगे चलें। चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जहां है वहां से साइड चेन से DHAP भी निकलता है, याद रखिएगा, साइड चेन से। ये ऐसी वाली चेन में नहीं, उस साइड चेन में DHAP लगा हुआ है। कहां से? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का आइसोमर है। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का आइसोमर है DHAP। साइड में बना सकते हैं ऐसे, चलेगा? इतनी सी बात बन गया आपका। ये 11 नाम बन गए आपको, 10 नाम, 10 मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केमिकल है। लेकिन रिएक्शन कितनी है? केमिकल रिएक्शन कितनी है? ऊपर से नीचे 10 केमिकल रिएक्शन है, और ये इसका आइसोमर है। समझ में आ रही बात? इस तरह 10 सीरीज ऑफ इवेंट के बाद ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड डायरेक्ट नहीं बनता। कितने इवेंट के बाद बनता है? 10 सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद। एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा? 2। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में थोड़ी सी आई नहीं समझ में? अगला चीज, अगर इतना समझ में आएगा तो नेक्स्ट चीज पढ़ाते हैं हम आपको। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, इनके बीच में जो एरो लगाए थे वो सही से लगाना सीखते हैं। एरो लगाना सीखते हैं। अब एरो देखना, एरो लगाने का सही नियम सीख लो। 1 नंबर पोजीशन पर, 3 नंबर पोजीशन पर और 10 नंबर पोजीशन पर, ये 3 जगह सिर्फ नॉर्मल एरो लगेंगे। नॉर्मल एरो, बाकी सभी जगह कैसे एरो लगेंगे? रिवर्सिबल वाले एरो लगेंगे। मतलब कौन कौन सी घटना इरिवर्सिबल है और कौन सी रिवर्सिबल है इन 10 में से?
1 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर, ये तीन रिएक्शन कैसी है? केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इररिवर्सिबल है? इररिवर्सिबल। एक बार हो गई तो वापस नहीं हो सकती, अंडू नहीं हो सकती। इररिवर्सिबल रिएक्शन है ये तीन रिएक्शन इररिवर्सिबल है। बाकी सारी अदर, बाकी इन तीनों के अलावा तो बाकी सारी रिवर्सिबल है। एरो लगाना सीख गए। कहां कहां नंबर पर? 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 10 नंबर पर आपके सीधा वाला एरो लगेगा, इररिवर्सिबल का एरो लगेगा। बाकी सारी जगह रिवर्सिबल वाला एरो लगेगा। इतना कर सकते हो क्या? इतना सबको बनाना आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, इंटरकंवर्टेबल हुआ ना। रिवर्सिबल मतलब क्या? इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है, एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं, रिवर्स हो सकता है। एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो क्या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा बन सकता है? हाँ, बन सकता है, रिवर्सिबल है। आगे चलते हैं। अगर इतना समझ में आ गया, एरो लगाना भी सीख गए हैं, तो तीसरी चीज सीखते हैं, कहां पर एनर्जी डालनी है और कहां से एनर्जी निकालनी है। यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आता है। ये सब तो अभी एक्स्ट्रा ये था, आपके सीखने के लिए था। अब याद रखिएगा अगला चीज, कौन कौन सी जगह है जहां एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी खर्च होने वाली जगह ध्यान से देखेंगे। पहले स्टेप में ग्लूकोज को स्टार्ट करने के लिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। पहले कोई भी काम करना होगा तो तुमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आज के डेट में आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, खर्च नहीं कहते, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पहले स्टेप में इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा? कितना एटीपी खर्च हो जाएगा? 1 एटीपी का खर्च होगा। फिर नंबर 3 स्टेप नंबर 3 पे एक और एटीपी खर्च होगा। मतलब कौन कौन सी जगह है जहां पर एनर्जी खर्च होता है, कौन कौन से स्टेप में? याद रखिएगा 1 नंबर पे और 3 नंबर पे एनर्जी खर्च हो रहा है। समझते हो एरो? इस एरो का मतलब समझते हो? जब भी एरो ऐसा लगाया गया है देखो, तो बताना यहां पर डालेंगे मतलब खर्च हो रहा है, घुस रहा है कि निकल रहा है। इस तरफ लिख रहे तो, और इस तरफ लिखते तो, इस तरफ लिखेंगे तो निकल रहा है। देख रहे हो? एरो के मुंह के पास लिखेंगे तो निकल रहा है और इधर साइड लिखेंगे तो घुस रहा है। तो देखो यहां पर एनर्जी घुस रही है या निकल रही है? इन दोनों में अंदर जा रही है। तो 1 नंबर और 3 नंबर में एनर्जी खर्च हो रही है, इसलिए 1 नंबर और 3 नंबर को इन्वेस्टमेंट स्टेज कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से जान सकते हैं यहां से यहां तक की प्रोसेस को। यस या नो? इन्वेस्टमेंट फेज या फिर इसको एक्टिवेशन फेज कह सकते हैं। एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेशन फेज भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज भी सही है और एक्टिवेशन फेज भी सही है। एक्टिवेशन फेज या इन्वेस्टमेंट फेज किसे कहते हैं? ऊपर के तीन रिएक्शन को इन्वेस्टमेंट फेज या एक्टिवेशन फेज कहते हैं। पहले नंबर और तीसरे नंबर में क्योंकि एनर्जी खर्च होती है इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। कितना एनर्जी खर्च हुआ टोटल? ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितना एनर्जी खर्च हो गया? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी खर्च होती है? 2। कौन कौन सी पोजीशन पर? कौन कौन सी पोजीशन पर? या केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में बताइए, पहली एनर्जी कहां खर्च हुई? क्या कौन सी रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में एनर्जी पहली एनर्जी खर्च हुई? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था उस समय पहली एनर्जी खर्च हुई। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, एटीपी इज कंज्यूम्ड, ऑप्शन ए व्हेन ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन बी व्हेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन सी व्हेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इन द फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इनमें से? सोचो। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, वेरी गुड, सही आंसर है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते समय एक एनर्जी खर्च हुई है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनते समय एक एनर्जी खर्च हुई है। अगर गधे बच्चों ध्यान से समझ रहे होगे तो चार्ट पूरा समझ में आ जाना चाहिए, आपको बना के आना चाहिए। मेरे क्लास खत्म होने तक आपको पूरा चार्ट, ये चार्ट जैसा यहां पर बना हुआ है इस मॉड्यूल में, इस सामने में ये चार्ट आपको ऐसा बनाते आने लगा तो समझ लेंगे कि आपको सब कुछ आने लगा। कितना आना चाहिए। तो 2 जगह खर्चा करवा दिए हम। अब फायदा कहां कहां होगा तो देखते हैं। फायदा की बात करते हैं हम। इन्वेस्टमेंट तो पढ़ लिया हमने, अब इनकम की बात करते हैं।
तो पहले साल इन्होंने खर्च किया, पहले साल ईयर खर्च हुआ, थर्ड ईयर खर्च हुआ। अब इनकम कहां से स्टार्ट होगा? तो इनकम, पहला इनकम स्टार्ट होगा जब आपका, ध्यान से देखना, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। एल्डिहाइड से एसिड बनते समय पहली बार कमाई हुई, फर्स्ट टाइम कमाई कहां पे होगी? इनकम कहां होगी? नंबर गिन के याद करना है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पोजीशन पे, 6 नंबर पोजीशन पे जब क्या बन रहा था? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, तब पहली बार एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? और डायरेक्ट एनर्जी रिलीज हुई कि इनडायरेक्ट हुई? इनडायरेक्ट एनर्जी रिलीज होगी पहले। इनडायरेक्ट हुई किस फॉर्म में? 2NADPH2 के, 2NADH2 के फॉर्म में, सॉरी 2NADH2 के फॉर्म में। एक NADH2 मतलब 3 लाख रुपए का चेक है, चेक है ये, डायरेक्ट कैश नहीं है। याद रखिएगा, आपसे कभी कोई पूछेगा याद रखिएगा ये बात। NADH2 का मतलब कितना एटीपी होता है? कितने लाख का चेक है? 3 लाख का चेक है, 3 एटीपी के बराबर होता है, याद रखिएगा। और FADH2 का बात जब भी पूछे कोई, FADH2 का मतलब कितने एटीपी होता है? तो देखिएगा 2 एटीपी, 2 लाख का चेक है ये। FADH2 जहां लिखा है समझ जाना, वो 2 एटीपी के बराबर होगा। समझ में आई बात? 2 चेक चलते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर चलने वाले चेक हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड है। कौन कौन से? NADH2 और FADH2 एनर्जी रिच कंपाउंड है। इनका मतलब क्या होता है? NADH2 का मतलब कितनी एनर्जी? 3 एटीपी। और FADH2 का मतलब, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस में 6 नंबर पोजीशन पर डायरेक्ट एटीपी बनी या इनडायरेक्ट एटीपी बनी? डायरेक्ट बनी या इनडायरेक्ट बनी? इनडायरेक्ट एटीपी बनी। किस फॉर्म में बनी? NADH2 फॉर्म में। कितने NADH2 बने? एक NADH2 मतलब कितनी एनर्जी? 3 एटीपी। 2 NADH2 मतलब 6 एटीपी। निकल रही है या घुस रही है? ये निकल रही है। पहली बार फायदा हुआ, 6 एटीपी का इकट्ठा फायदा हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं मिली, इनडायरेक्ट मिली है। अब मिलना शुरू हो गया, तब कमाई शुरू हुई, तो होती ही रहेगी। 7वें नंबर पोजीशन पर फिर इनकम हुआ आपका, दूसरी बार फिर इनकम हो गया आपका 7 नंबर पोजीशन पे। इसके बाद इस बार तो डायरेक्ट एटीपी बनी, 2 एटीपी डायरेक्ट फायदा हुआ, 2 एटीपी का डायरेक्ट फायदा हुआ इस नंबर 7 नंबर पोजीशन पे आपको। और लास्ट में आपको एटीपी मिलेगी 10 नंबर पोजीशन पर, यहां पर भी 2 एटीपी डायरेक्ट मिलेगी। बस याद रखना, इतनी सी बात, खत्म हो गया एटीपी का लेन देन। इतने से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, इस लाइन से क्वेश्चन होता है, इस 3 चीज से। कहां का कौन कौन से स्टेप में एनर्जी खर्च होती है, कौन कौन से स्टेप में एनर्जी निकलती है। तो 6 नंबर पर, 7 नंबर पर और 10 नंबर पर एनर्जी रिलीज होती है, और 1 नंबर और 3 नंबर पर खर्च होती है। तो इन्वेस्टमेंट स्टेज, एक्टिवेशन स्टेज किसे कहते थे? ऊपर वाले को। और नीचे फायदा हो रहा है ना, या एनर्जी मिल रही है ना, यहां से यहां तक देखो, इसलिए इसको कौन सा स्टेज कहेंगे? पे ऑफ स्टेज के नाम से जानते हैं, पे ऑफ फेज के नाम से जानते हैं। कौन सा फेज कहते हैं? पे ऑफ हो रहा है, वापस मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है आपको, पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न मिल रहा है। डाला कितना था आपने? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी खर्च हुए थे हमारे? 2 एटीपी। और फायदा कितने का हुआ? टोटल फायदा कितने का हुआ? टोटल बताइए फायदा। टोटल बना 10। यहां पर बना, देखो यहां पे कितने बने? 6 एटीपी यहां बने, 2 यहां बने, 2 यहां बने, टोटल गिनो कितने हो गए? 10 एटीपी। और उसमें खर्च कितना हो गया हमारा? तो फायदा कितने का हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का फायदा हुआ? 8 एटीपी का फायदा हुआ। याद रखिएगा, टोटल आपसे कोई पूछे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितनी एटीपी फॉर्म होती है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी कितनी बनती है, टोटल फॉर्मेशन होती है 10 एटीपी का। कंजम्पशन कितने का होता है? कंजम्पशन इनमें से कितने का कंजम्पशन हो जाता है? 2 एटीपी का। और गेन कितने का हुआ टोटल?
8 एटीपी का गेन होता है। आप देख सकते हो 10 एटीपी टोटल होती है, 10 एटीपी आपका टोटल फॉर्म होता है, उसमें से 2 एटीपी आपकी खर्च हो जाती है, 8 एटीपी का फायदा होता है ग्लाइकोलाइसिस से। गेन पूछे तो 8 एटीपी का गेन होगा ग्लाइकोलाइसिस से, 2 एटीपी कंज्यूम हो जाएगी, टोटल 10 बनती थी। ग्लाइकोलाइसिस समझ में आई इतनी सी बात? ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी का एक्सचेंज पता चल गया आपको? तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर आप हाँ बोलो सर वाले बच्चे। बच्चा 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 वेट करो वेट करो, ये पहले जो समझा रहा है वो समझो, अभी बाद में इधर उधर मिक्स मत करो। जो हम समझा रहे हैं वो सही है, पहले समझ में आ रहा है इतनी सी बात? इसको ही पढ़ो, अभी उसको एनसीईआरटी को किनारे रख दो, अभी जो हम समझा रहे हैं उसको देखो पहले। आपके क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी आप इस चार्ट को पहले कंफर्म करो, ये चार्ट सही है, इसको दिमाग में घुसाने की कोशिश करो। आपके दिमाग में जा रहा है इतना इतना एंट्री कर गया? हाँ बोलो बोलो। नहीं, पे ऑफ पूरे यहां से हाँ पूरे 6 to 10 इधर नीचे के सारे स्टेज को, 6 से लेकर 10 तक के सारे स्टेज को पे ऑफ स्टेज के नाम से जानते हैं। ऊपर के 3 स्टेज को एक्टिवेशन फेज कहते हैं। चलेगा? अगर समझ गए हो तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम जल्दी जल्दी। बताइए ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनती है। वेरी गुड। एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा? 2 पायरुविक एसिड बनेगा। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा। डायरेक्ट बनेगा या सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद बनेगा? सीरीज ऑफ कौन कौन से इवेंट्स होंगे? पहले ग्लूकोज से क्या बनेगा? सबसे पहला स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हाँ सुनना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड एंड देन फाइनली बनेगा पायरुविक एसिड। सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे। इस घटना में कितना एटीपी कंज्यूम्ड होता है ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस में? 2 एटीपी कंज्यूम होता है। और कितने एटीपी डायरेक्ट रिलीज होते हैं? क्वेश्चन ध्यान सुनना और आंसर देना। कितने एटीपी डायरेक्ट फॉर्म होते हैं? डायरेक्ट सिर्फ यहां पर 2 एटीपी बना और यहां बना तो टोटल कितने फॉर्म हुए डायरेक्ट? 4 एटीपी। और इनडायरेक्ट 6। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर टोटल कितने फॉर्म हुए? खर्च कितने हो गए? 10 एटीपी में 10 एटीपी में 2 एटीपी खर्च हो गया। कितने का गेन हुआ टोटल? अब क्वेश्चन को आंसर ध्यान से सोचना और आंसर देना। देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है। टोटल डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी, डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। आंसर दीजिए। डायरेक्ट गेन ऑफ, वेरी गुड। जिनका आंसर 2 है सही है। डायरेक्ट गेन सिर्फ 2 एटीपी का होगा। सिर्फ 2 एटीपी डायरेक्ट मिलेगी, फायदा होगा। क्योंकि 4 मिल बनती है, बनती कितनी है? 4 एटीपी बनती है, उसमें से 2 खर्च हो जाती हैं। तो डायरेक्ट गेन कितने का हुआ? डायरेक्ट वाला पूछा जाए तो 2 एटीपी का डायरेक्ट गेन होगा। 2 एटीपी का डायरेक्ट गेन होगा, याद रहेगा। और इनडायरेक्ट गेन कितने का होगा? 6 एटीपी का गेन होगा। टोटल गेन कितना हुआ? 8 एटीपी का टोटल गेन हुआ इस पूरी प्रोसेस में। चलेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक में जितना हमने पढ़ाया है उसमें? अगला क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलो बोलो, तुम पूछना, तुम पूछ लो। डायरेक्ट मतलब एटीपी, देखो ये आंखों से पढ़ो, कहां लिखा है एटीपी? ये लिखा है, ये लिखा है, बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है? डायरेक्ट एटीपी कितने मिले? बताओ कितने हुए डायरेक्ट? 4। हाँ, ये एटीपी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। लेकिन इससे एटीपी बनेगा क्या भविष्य में? कितने एटीपी बनेंगे? 3 बनेंगे या बने हैं? ये एटीपी है या बनेगा इससे एटीपी? डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ?
ये इनडायरेक्ट हुआ, तो याद रखना ये रहा इनडायरेक्ट एटीपी का फायदा और ये डायरेक्ट। तो बताइए डायरेक्ट एटीपी कितने बार बनता है? क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट एटीपी कितने बार बन रहा है? कितना बना? 4। खर्च कितना हो गया उसमें से? डायरेक्ट एटीपी का गेन कितना हुआ? डायरेक्ट एटीपी का गेन 2। इनडायरेक्ट गेन कितना हुआ? और टोटल गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ? टोटल गेन ऑफ एटीपी चलेगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, पहले म्यूट करो, तो पहले म्यूट करो। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ऑक्सीजन खर्च हुई? कहीं पर ऑक्सीजन घुसाएं क्या पूरी ग्लाइकोलाइसिस में? ऑक्सीजन डालते हुए कहीं दिख रहे हैं हम आपको? तो कितनी ऑक्सीजन खर्च होती है ग्लाइकोलाइसिस में? कितनी ऑक्सीजन जरूरत होती है? आंसर क्या होगा? 0। कितनी CO2 रिलीज होती है ग्लाइकोलाइसिस से? 0। कहीं पे CO2 रिलीज हुई क्या? नहीं हुई। तो नो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, नो CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना, ना तो ऑक्सीजन खर्च होती है ना CO2 रिलीज होती है। ना खर्चा है ना फायदा है ना नुकसान है। ऑक्सीजन ना तो ऑक्सीजन खर्च होगी ना CO2 रिलीज होगी ग्लाइकोलाइसिस में। याद रहेगा। अब बताओ ऑक्सीजन खर्च नहीं हुई, सोच कर आंसर देना। ऑक्सीजन खर्च नहीं हुई, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस आपके एरोबिक रिस्पिरेशन में होगा ग्लाइकोलाइसिस, या एनारोबिक रिस्पिरेशन में होगा, या दोनों में होगा? हाँ, याद रखना ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा हो आपके शरीर में या एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, दोनों ही कंडीशन में आपके ग्लाइकोलाइसिस होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म में, सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है कि नहीं होती? चाहे वो एरोबिक हो उनमें भी होती है, एनारोबिक हो उनमें भी होती है, सभी में होती है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाँ, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होगी कि नहीं होगी? और एनारोबिक में, एनारोबिक वाले में सभी में होती है। एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होती है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल रिएक्शन, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, सभी में देखने को मिलती है। कोई दिक्कत यहां तक? बहुत अच्छी बात है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, अब हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। रिवीजन करा दे एक बार। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। बिना देखे इतना बनाना सीख गए हो सभी बच्चों, जितना बना है बोर्ड में। अब और अच्छे से सीखते हैं इसी चीज को, और अच्छे से सीखते हैं, जो रह गया वो सीखते हैं हम। देखो फिर से देखो, सबसे पहला क्या होना आएगा? ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ये एरो सही बना है गलत बना है? ये वाला एरो गलत है। कैसा होना चाहिए एरो? अगला बोलो, अब क्या बनेगा? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल एरो कैसा होगा? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एरो बनेगा थर्ड नंबर पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 10 नंबर पे इरिवर्सिबल एरो बनता था, याद कर लो। यहाँ पे इरिवर्सिबल एरो बनेगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगला बोलो, फ्रक्टोज 1,6 डाई। चलेगा? चलो इतना समझते हैं, इतनी केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। आगे पढ़ेंगे, पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहली घटना क्या हो रही है, ध्यान से समझना, समझाने वाली बात। अभी तो रटा रहे थे आपको, अभी तक जितना पढ़ाए वो रट्टा मरवा रहे थे, अब समझा रहे हैं। समझना आप ध्यान से, रट्टा मार लियो हो तब समझना चीजों को। सबसे पहली घटना क्या होगी? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? ग्लूकोज का डायग्राम ऐसा पढ़ा है अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में? ऐसा कोई डायग्राम पढ़ा है ग्लूकोज का? ऐसा डायग्राम होता है, रिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग, याद है आपको?
ऐसी रिंग होती है, नंबर होगा कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा नंबर की नहीं होगा? ग्लूकोज का नंबर होगा ऐसे, रिंग में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 होंगे कि नहीं होंगे? पढ़ा है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में या बायोलॉजी के बायोमोलिकुलर चैप्टर में ग्लूकोज का डायग्राम पढ़ा है किसी ने? इस तरह का डायग्राम होता है ग्लूकोज का, रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा आपने ग्लूकोज का बायोमोलिकुलर चैप्टर में। तो ग्लूकोज का डायग्राम है, ग्लूकोज में नंबर होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात है। नंबर कहां होंगे वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो नंबर आगे पीछे हम हो सकता है हमने बनाए हो, वो होंगे। लेकिन अगली बात, अब करना क्या है, यहां पर क्या घुसाए थे हम बताओ? एटीपी घुसा था अंदर में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या घुसा था? कितने फॉस्फेट होते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में? कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट होते हैं। और बाहर क्या निकला था? एडीपी बाहर निकला था, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बाहर निकला था। मतलब 3 फॉस्फेट अंदर गए थे, 2 फॉस्फेट बाहर निकला था। मतलब एक फॉस्फेट गया कहां? क्वेश्चन ये है, एक फॉस्फेट कहां चला गया? गुम गया ना। अब देखना वो जो एक फॉस्फेट कहां गया वो पता करते हैं हम। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट घुसा, 3 फॉस्फेट घुसे, बाहर निकला सिर्फ 2। एक फॉस्फेट कहां जाकर चिपक गया? ग्लूकोज में जाकर चिपक गया। ग्लूकोज के कौन से नंबर पे चिपक गया? 6 नंबर पर जाकर कौन चिपक गया? तो ग्लूकोज के 6 नंबर, ग्लूकोज है ना ये, ग्लूकोज के 6 नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या 6 फॉस्फेट होते हैं क्या? कितने होते हैं? हाँ एक फॉस्फेट होता है, तो 6 क्यों लिखा है? फिर एक ही होता तो 6 क्यों लिखा है? पोजीशन लिखा है। तो ग्लूकोज के 6 नंबर पोजीशन पर एक फॉस्फेट लगा हुआ है। ग्लूकोज के 6 नंबर पोजीशन पर एक फॉस्फेट चिपक गया। वो फॉस्फेट आया कहां से? एटीपी में से। समझ में आई बात? एटीपी में 3 फॉस्फेट थे, उसमें से एक फॉस्फेट निकल, फॉस्फेट ग्लूकोज में चिपक गया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? और बाहर क्या निकल कर आ गया? एटीपी बाहर आ गया। अब फॉस्फेट को डालने निकालने का काम, फॉस्फोराइलेशन कराने वाले एंजाइम का नाम होता है काइनेज। याद रखिएगा, एंजाइम का नाम याद रखना, काइनेज एंजाइम ये काम कराता। जब भी फॉस्फोरस का लेन देन का बात होगा, वहां पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? काइनेज एंजाइम काम करेगा। यहां पर काइनेज एंजाइम काम करेगा। और कौन सा नंबर पोजीशन पे जोड़ रहा है? सिर्फ कहीं पे भी जोड़ दे रहा है काइनेज, या सिर्फ 6वें नंबर पे जोड़ रहा है? इस एंजाइम को पूरा नाम क्या होगा? हेक्साकाइनेज बोल सकते हैं क्या? हेक्सोकाइनेज एंजाइम बोल सकते हैं इसको क्या? हेक्सोकाइनेज। इस एंजाइम का नाम क्या हो गया? हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब 6वां नंबर पोजीशन पे, 6 नंबर पर जोड़ता है कार्बन। ग्लूकोज के 6 नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट जोड़ने वाले एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज, HEXO, हेक्सोकाइनेज। याद होगी, पूरी प्रोसेस समझ में आई क्या हुआ एक्चुअली में? ग्लूकोज था, ध्यान समझना, ये ग्लूकोज बेचारा अकेले बैठा था। ये ग्लूकोज था, बैठा हुआ था। बगल में कौन आया? इसके पास कौन आया? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। डायग्राम देख पा रहे हो एटीपी का? म्यूट करो पहले भूषण। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 2 3 फॉस्फेट थे। भूषण अपने मोबाइल में कुछ करो, ईयरफोन लगाओ, बहुत मुझे मेरी आवाज आया करती है जब ऐसे आप ऑन करते हो तो। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 1 2 3 फॉस्फेट थे, इसमें से एक फॉस्फेट टूट गया, तो इसका नाम अब क्या हो गया? और ये टूटा हुआ फॉस्फेट जाकर कहां चिपक गया? ग्लूकोज के 6 नंबर में। और किसने यहां से तोड़कर यहां पर फॉस्फेट को किसने चिपकाया? यहां से तोड़ना और यहां पे जोड़ना किसने किया? हेक्सोकाइनेज नाम। चलेगा? यहां से यहां तक की रिएक्शन समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आई पूरी रिएक्शन? हाँ बोलो सर। वो एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम ना यहाँ पे, इसीलिए तो
हेक्सोकाइनेज एंजाइम में सिर्फ 6वें नंबर पे ही जोड़ेगा, कहीं और नहीं जोड़ सकता, क्योंकि उसका नाम ही एंजाइम का हेक्सोकाइनेज। यहां पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम कर रहा है, इसलिए 6वें नंबर पे ही जोड़ेगा, कहीं और नहीं जोड़ेगा। ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो क्या? C6H12O6 ऐसे लिख सकते हो, या ग्लूकोज लिख दो, जो भी लिखना है आपको। ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज और एटीपी अंदर घुसा और बाहर क्या निकला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी बाहर निकला। और किस एंजाइम प्रेजेंस में घटना हुई? हेक्सोकाइनेज। ऐसे भी लिख सकते हो क्या इस पूरी प्रोसेस को? पहले नंबर घटना को ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। गलत हो जाएगा क्या? समझ गए? यहां से यहां तक हमने समझ लिया। दूसरी स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे जाकर क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6। देखना क्या था, देखो ध्यान समझना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ये ग्लूकोज था ना, और उसके 6वें नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था ये। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला। वेरी गुड। फ्रक्टोज का फॉर्मूला सुनाइए, देखते हैं कितने बच्चों को आता है फ्रक्टोज का फॉर्मूला। क्या होगा? किसी बच्चे ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है ढंग से? अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में फ्रक्टोज का फॉर्मूला। गधे बच्चों, ट्राई करो गधे बच्चों। हाँ वेरी गुड। जिन बच्चों को ही पता है फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, C6H12O6। सेम फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, मैनोज का, गैलेक्टोज का, इन चारों का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इन चारों का फॉर्मूला यही होता है, C6H12O6। अलग अलग नहीं होता। दोनों का फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का अलग अलग होगा। ऐसे केमिकल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आइसोमर कहते हैं। वेरी गुड। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या लगते हैं? आइसोमर लगते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं कहने को? आइसोमर है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर है कि नहीं है? तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन सकता है कि नहीं बन सकता? ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन सकता है कि नहीं बन सकता? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है तो। अब ग्लूकोज के 6वें नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा था, तो फ्रक्टोज के 6वें नंबर पे जुड़ा रहेगा कि नहीं जुड़ा रहेगा? तो यहां पर कौन सा एंजाइम काम किया? यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? आइसोमर बनाने वाला एंजाइम का नाम आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमर बनाने वाले एंजाइम को आइसोमरेज कहते हैं। जो आइसोमर बनाता है उस एंजाइम को आइसोमरेज कहते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने वाले एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। याद रहेगा? यहां ना तो कुछ घुसेगा ना कुछ निकलेगा, डायरेक्ट ये आइसोमर बन जाएगा एक दूसरे का। चलें आगे। हाँ, स्क्रीन ब्लर आ रही है, सही है ना? सही है, आपका नेटवर्क इश्यू है बच्चा। अगली चीज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे जाकर क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इस प्रोसेस में कौन सी चीज अंदर घुसती है, जल्दी से बताइए। यहां पे कौन घुस? एटीपी। अब किसी सभी को अपने आप पता होगा, अगर ध्यान से पहली वाली स्टेप पढ़ा होगा, यहां से यहां तक ध्यान से पढ़ा होगा, तो सेम चीज यहां पर हुई। देखो क्या हुआ, सेम चीज। ये क्या था? ये था फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज था। फ्रक्टोज के 6वें नंबर पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ था? तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का डायग्राम समझ में आया? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 6वें नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, एक एटीपी और आया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आया, और बाहर क्या निकला? एडीपी। मतलब एक फॉस्फेट कहीं गुम हो गया कि नहीं हो गया?
यहां से एक फॉस्फेट निकला और वो फॉस्फेट कौन सा नंबर पोजीशन पे आके जुड़ गया? यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, छठवीं नंबर पोजीशन भरी हुई थी, 6 नंबर पोजीशन भरी हुई है, तो अब कौन से नंबर पोजीशन पे जाएगा? 6 नंबर में तो पहले से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अब ये दूसरा वाला जो आएगा वो कहां पर जुड़ेगा? 1 नंबर पे। अब बताओ फ्रक्टोज से कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं? कौन कौन से नंबर पर? 1 एंड 6। ये देखो फ्रक्टोज के 1 नंबर पर 6 नंबर पर 2 फॉस्फेट है। फ्रक्टोज के 1 और 6 नंबर पर 2 फॉस्फेट है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। समझ में आया? यहां तक कि केमिकल रिएक्शन समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट से आगे क्या बन जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन रहा है, देख पा रहे हो? और एल्डिहाइड बनाने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे? एल्डोलेज एंजाइम के नाम से जानेंगे। इस एंजाइम का नाम क्या होगा? एल्डिहाइड बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एल्डोलेज एंजाइम। यहां तक कि केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आपको ग्लाइकोलाइसिस पूरी कंप्लीट समझ में आ गई? हाँ, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत लेट हो रहा, मेरी नेक्स्ट क्लास है अभी, ठीक है, इसलिए टेंशन ना ले। इसके बाद एंजाइम के नाम, हाँ याद रखना है। बोलो बोलो सर। हाँ, 11:30 पे ही क्लास होगी डेली। चलो ध्यान से समझना, मेरी बात सुनना भी। अब आप लोग की बात नहीं सुनना हमको, हमारी बात सुनो। ये केमिकल रिएक्शन जितना आज पढ़ाया है वो बिना देखे बनाना सीखना है आपको, बिना देखे उतना बनाना सीखना है। जिसके आगे का नहीं पढ़ाया उसको छोड़ दो। जैसे हमने आगे के एंजाइम के नाम नहीं पढ़ाए, वो कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाने के बाद याद करना। लेकिन जितना आज पढ़ाने की कोशिश की है उतना चीज आपको याद होना चाहिए। आप बना बनाकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, पूरा बार बार लिखने की कोशिश करेंगे। एटीपी कहां डालना है, कहां निकालना है, कहां रिवर्सिबल एरो रखना है, कहां इरिवर्सिबल एरो रखना है, ये सभी चीजें आपको सिखा दी है हमने अभी तक। उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के चक्कर में थोड़ा ना पड़ेंगे। क्यों? अब आपका क्वेश्चन का आंसर सुन लो। एनसीईआरटी ने आपको बच्चा समझा थोड़ा सा, और इसीलिए 10 स्टेप पूरे ना करके बीच बीच में स्किप कर दिया है। कुछ जगह पर स्किप कर दिया, डायरेक्ट आगे बढ़ गया है, तो इसलिए उसको फॉलो अप ना करें यहां पर, ज्यादा अच्छा है। यहां पर एनसीईआरटी समझ मारी बात। उसने डायरेक्ट, जैसे आपको बोले, जैसे समझना, हमने कहा यहां से पंचवटी स्क्वायर से राजकमल कैसे जाएंगे, तो हम बोलेंगे पहले पंचवटी स्क्वायर से जाएंगे तो इरविन चौक पड़ेगा, इरविन चौक के आगे कोई और चौक पड़ेगा, फिर और कोई चौक पड़ेगा, जैसे 5-6 चौक पड़ेंगे। तो उसने आपके एनसीईआरटी बुक ने 1-2 चौक बीच के खा गया है, डायरेक्ट आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे पहुंच गए हैं, जैसे बताना भूल गया। ठीक है ना, सोचा इतना डिटेल में क्यों बताते हैं आपको। तो ऐसा 1-2 जगह उसने किया है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ेगा आपको वहां देखने से। इसलिए वहां पर इसको ना देखकर यहां से पढ़े, क्वेश्चन देख लें। आपको एक भी क्वेश्चन आपके छूट तो नहीं रहे हैं। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके इसके एक भी क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखने के लिए, इसलिए हम आपको अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, आपके एक भी क्वेश्चन इसके बाद मिस नहीं होंगे। चलेगा? हाँ बोलो अब सर, जल्दी से पूछो जो पूछना है। आ क्या बच्चा? इमेज? नहीं, वो इमेज बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बनाया है, आपको समझाने के लिए। इमेज समझने के लिए बनाया था, आपको समझने के लिए बनाना, तो बना लेना, गलत खराब थोड़ा ना। नॉन हाँ हाँ, चार्ट हम अभी भेज देते हैं, लेकिन चार्ट अभी पूरा पढ़ाया नहीं है हमने आपको। ठीक है, जितना पढ़ाया है उतना जितना आपको समझाया, जितनी चीज सिखाई है उतनी चीज अभी कर लेंगे। जो नहीं सिखाया है वो कल हम आगे सिखाएंगे क्या हो रहा है। चलेगा? एंजाइम्स के नाम पूरे नहीं पढ़ाए हैं, कल पढ़ाएंगे बाकी के। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। हाँ बोलो सर, जल्दी बोलो। देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है शायद नहीं है, शायद नहीं है।
जितने चैप्टर के नाम हमने आपको भेजे थे ना, शायद उतने का ही पेपर बन गया है। ठीक है, और हाँ, इस संडे को मिनरल न्यूट्रिशन का टेस्ट है और टाइमिंग है आपका, टाइमिंग बता देंगे, मैसेज ग्रुप में कर देंगे। टेस्ट है, व्हाट्सएप में टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, चल थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय बाय, बंद हो भाई।